हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और एकदम मैं भी बढ़िया हूँ। आज यार नया वीडियो है तो आज नया टॉपिक है हमारे पास, बुद्धिमान और समझदारी। बुद्धिमानी और समझदारी। अब देखो यार, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही हैं, बट ये थोड़े थोड़े अलग भी हैं लेकिन रिलेट होते हैं एक दूसरे से। बुद्धिमानी और समझदारी दोनों अलग अलग हैं। दोनों को हम अच्छे से समझेंगे, बुद्धिमान कौन है और समझदार कौन है। अब देखो, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स को ना, जैसे किसी सिचुएशन में वो फंस गया, उसके आंसर भी खुद ढूंढ ले और उससे सीख जाए। मान लो किसी सिचुएशन में आप फंस गए, ठीक है, आपने उसका खुद अपनी जितनी पास नॉलेज है उससे आपने आंसर निकाल दिया। और समझदार व्यक्ति कौन है? समझदार व्यक्ति वो है जब वो गलती करता है ना, वो दूसरों की देखता है। जब भी कोई नया काम करता है कि इसने ऐसा किया था इसके, तो वो दूसरों की गलतियों से सीखता है, वो समझदार है। दोनों में डिफरेंस है लेकिन रिलेट होते हैं। बुद्धिमानी बेसिकली जो समझदारी है वो बुद्धिमानी का आउटकम है। इनके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आप बुद्धिमान आज है ना तो कल आप समझदार भी होंगे। ये है बेसिकली स्टेप है, एक आउटकम है बुद्धिमानी का समझदारी। लेकिन समझदारी अगर डेवलप्ड होनी चाहिए। अगर आप में दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डेवलप कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है ना। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हो, ठीक है। फिर इसके बाद स्टोरी सुनाऊंगा मैं 2-3 आपको, बढ़िया जबरदस्त, मूड भी अच्छा एकदम स्टोरी वाला है। स्टोरी सुनाऊंगा एकदम बढ़िया अच्छे से। तो पहले एक लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति और दो बैठे, एक बुद्धिमान एक समझदार व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अब मैंने बुद्धिमान व्यक्ति से क्वेश्चन किया, मैंने कहा 1 + 1 व्हाट इज आंसर। एक और एक को जोड़े तो क्या आंसर होगा, ठीक है। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? 2। बुद्धिमान तुरंत 2। और समझदार व्यक्ति क्या जरूरत है इसकी आंसर देने की? अगर जरूरत होगी तो वो देगा। किसको नहीं पता है 1 + 2 कितना होता है? किसको पता नहीं? किसको पता नहीं है? सभी को पता है ना 1 + 1 कितना होता है। ये तो अनपढ़ आदमी से भी पूछ लो। तो समझदार व्यक्ति हर जगह आंसर नहीं देगा। जहां उसको लगेगा कि हाँ मुझे यहां पे आंसर देना चाहिए और मुझे इसकी जरूरत है आंसर देने की, तब वो आंसर देगा, ठीक है। एक स्टोरी और सुनाऊं मैं आपको? नहीं, स्टोरी अभी रहने देता हूं, एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं इसको। क्या जो यूपीएससी वाले लड़के होते हैं, लड़के जितनी भी प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, क्या उनके दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आता कि यार हमें इतना पढ़ने को दिन दे देते हैं और हमें ठोकना सलाम नेताजी को? क्योंकि जब भी उनके ऑफिस में नेताजी आता है तो सलाम तो ठोकना ही पड़ता है ना। कहीं भी आप रैली में जाओ, किसी में भी जाओ, नेताजी की रैली में है, कोई बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, तो आईएएस सब सलाम ठोकते हैं, उनको ठोकते हैं। लेकिन फिर उनको लगता है कि यार हमने 8-8 घंटा पढ़ाई की और इसने क्या है 4-5 लोगों को बुलाया और ये नेता बन के बैठ गया और बस इसको हम सलाम ठोकते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है। सभी के दिल में आता है कि यार एक पॉलिटिक्स में एक वो होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर टाइप होना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, बट नहीं देना चाहिए यार। क्यों? वो बंदा 100 या 1000 पता नहीं कितने लोगों से मत लेकर लोकसभा या राज्यसभा में बैठा है। कितने लोगों को उसने अपनी बात समझाई होगी, तभी तो लोगों ने उसको वोट दिया। ऐसे वोट दे सकता है कोई? कितने लोगों को उसने कन्वे किया होगा। तो समझदारी वहां पे भी है उसकी। समझदार जितने भी राजा वाले काम है ना, राजा जो करते हैं वो सिर्फ समझदारी पे डिपेंड होते हैं। बुद्धिमानी वहां नहीं चलती। बुद्धिमानी नहीं, समझदारी। जो राजा होता है यानी कि प्रधानमंत्री, उसके लिए समझदारी चाहिए। एक मैं स्टोरी सुना देता हूँ आपको। मैं एक रिटायर्ड आईएएस से मिला, बीआर वर्मा सर से। हिमाचल के रिटायर्ड आईएएस थे, मुझे पता नहीं है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के थे, बट हाँ रिटायर्ड आईएएस थे, बीआर वर्मा उनका नाम था। तो एक बार उनसे मिला, उन्होंने कहा कि यार मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक नेताजी थे, बड़े खूंखार टाइप। मैंने कहा ठीक है सुनाओ। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक कहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया होगा लोगों ने बस के लिए। वहां पे हिमाचल में उस टाइम बस कम थी, हिमाचल में क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बस कम थी। तो फिर उन लोगों ने धरना किया कि मुझे बस चाहिए, हमें बस चाहिए। कुछ हो गया होगा, मेरे को पता नहीं इतना सीन, बट कुछ हो गया था। बरमौर नाम है गाँव का, वहां पे ये सब हुआ। अब गाँव है सिटी है मुझे इतना अंदाजा नहीं, बट हाँ। तो वहां पे क्या हुआ, तो आईएएस जब कोई भी धरना होता है तो आईएएस तो जाते हैं, क्योंकि लोग तो संभाले नहीं जाते, पुलिस के कभी कभी संभाल लिए जाते हैं, नहीं जाते तो कोई बड़ा अधिकारी आता है। फिर आईएएस सर गए, वही बीआर वर्मा। तो उन्होंने कहा कि एक नेताजी भी वहां फंस गए धरने में, क्योंकि वो चक्का जाम कर देते हैं ना, रोड सारा जाम कर देते हैं। तो वहां पे जब वहां पे आए वो, तो बोले ठीक है आपकी समस्याएं क्या है? बोले पहले नेताजी को निकालो सर। पुलिस वालों ने कहा पहले नेताजी को निकालो, क्योंकि नेताजी अगर लेट हो गए तो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेताजी को निकाल दो, फिर लोगों को हम समझाते हैं। बोले ठीक है। अब जब नेताजी के पास गए तो नेताजी ने कहा कि यार चलो मैं तो निकल जाऊंगा, क्योंकि उनको चंबा जाना था। चंबा एक हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट है।
तो उन्होंने वहाँ जाना था। तो बोले अब नेताजी को कैसे निकालें। नेताजी ने कहा ठीक है, मैं इन सबको शांत कराता हूँ। नेताजी आए, बोले रुको रुको, शांत हो जाओ सभी, मैं आया हूँ आपका, मैं हिमाचल का मंत्री आया हूँ आप सबकी समस्याओं सुनने के लिए। बोले ठीक है, बोले बताओ पहले आपकी प्रॉब्लम क्या। बोले हमें फलानी फलानी जगह जाना है और हमें बस चाहिए, बस कंफर्ट नहीं है हिमाचल सरकार के पास। बोले कौन कहता है, मैं दिलाऊंगा आपको बस, मैं आपके यहाँ का हिमाचल का मंत्री। वो बस थी भी नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस था। बोले मैं दिलाऊंगा आपको बस। बोले ठीक है। बोले तो फिर मैं चंबा जाऊं आपकी दखल लेके वहां पे, आपकी अर्जी लेके दखल करूं वहां पे कि यहाँ पे इनको बस चाहिए। बोले मैं चंबा जाऊं। तो जहां मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे वहां जिंदाबाद के नारे लगने लगे और नेताजी को जहां जाना था वो पहुंच गया, क्योंकि लोगों ने समर्थन दे दिया कि आप जाओ चंबा, आप जाओ चंबा। वहां समझदारी काम आई, नेताजी चले गए चंबा, उनको तो जाना ही था, वो पहले ही जाना था। लेकिन जो नेताजी को कितना समर्थन मिला, जितने लोग वहां पे प्रेजेंट थे, जितने लोग वहां पे थे, उनका कितना समर्थन मिला, मीडिया पे कितनी रिपोर्ट चली होगी, बहुत सारी चली होगी ना। और नेताजी की वाह वाह, कितनी अच्छी अच्छी बातें होंगी कि नेताजी यार लोगों के बीच आके सुनते हैं। तो समझदारी और बुद्धिमानी बहुत डिफरेंस है बाबू भैया। समझदारी इंपॉर्टेंट है, दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी, नेता नगरी में समझदारी चाहिए। ठीक है, तो नेताजी तो निकल गए वहां से और उनको जाना भी वैसे ही चंबा था। तो आईएएस ऑफिसर ने क्या कहा, जो उन्होंने कहा कि देखो यार समझदारी जरूरी है, नेता नगरी में समझदारी चाहिए। आप सोचो कि कितने, जब वो व्यक्ति, वो पागल थोड़ी है जो नेता बनते, कितने लोगों को उसने कन्वे किया होगा, कितने लोगों को समर्थन आया होगा उसके पास कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, कितने लोग उसको समझे होंगे इसकी बात को, तो कितना उसने संघर्ष किया होगा, है ना। तो तभी तो राजनेता बना। तो समझदारी उसके पास है, लेकिन बुद्धिमानी भी है, ऐसा नहीं है, बुद्धिमानी भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है अपने अपने। इसलिए आज एक स्टोरी सुनाऊं, ठीक है। ये स्टोरी शायद अवध ओझा सर ने सुनाई थी, हाँ अवध ओझा सर। देखो ये क्या होता है कि जब बीरबल को अपने राज दरबार में शामिल कर रहे थे राजा अकबर, तो उन्होंने सभी सलाह मंत्रियों से, अपने मंत्रीगण से सलाह ली। बोले हाँ जी बताओ जी कि बीरबल को लाया जाए अपने दरबार में। अब एक उठ चुका जो वहाँ पे मंत्री था उसका, बोले ऐसे कैसे यार महाराज, आप किसी को भी ले आते हैं दरबार में और बैठा देते हैं, हम भी हैं, हम राजघरानों से आते हैं यार, किसी को भी उठा के आप बैठा देते हो। बोले एक शर्त है, अगर वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देगा तब हम उसको सम्मिलित कर लेंगे अपने राज दरबार में। बोले ठीक है। बीरबल से पूछा हाँ जी भाई, बोले ठीक है। बीरबल ने कहा ठीक है। अब जब दोनों से उससे क्वेश्चन पूछा गया, एक व्यक्ति ने उससे क्वेश्चन पूछा बीरबल से कि हाँ बीरबल ये बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। क्वेश्चन बड़ा टफ था। मेरे मन में, आपके मन में, उनके मन में, इनके मन में, किसको क्या पता है क्या चल रहा है। आप बता सकते हो मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन बीरबल तो समझदार व्यक्ति था, अलग ही लेवल की उसके पास समझदारी थी। तो उसने कहा कि आप ये सोच रहे हैं राजा साहब, राजा नहीं, आप ये सोच रहे हैं मंत्री जी कि जो राजा की सल्तनत है वो पूरे विश्व भर में फैले और राजा हमेशा अमर रहे, राजा को कोई मार ना पाए, और राजा के पास जितनी भी सुंदर कन्या उनको सबसे विवाह हो जाए, जितनी भी देश विश्व की सुंदर कन्याएं राजा का विवाह हो जाए। अब व्यक्ति हाँ बोले या ना बोले, अगर हाँ बोल रहा है तो बीरबल आ रहा है दरबार में, और ना बोल रहा है तो बस भैया राजा रखे है तलवार, बस खत्म है उसका काम। तो उसने कहा कि हाँ जी यही सोच रहा था। तो समझदारी कितनी काम आई, आई या नहीं आई। तो समझदारी बहुत जरूरी है। एक और स्टोरी सुना देता हूँ, बस लास्ट स्टोरी है, इसके बाद अब वीडियो को लंबा भी हो रहा है वीडियो। लास्ट स्टोरी है। एक बार बीरबल तो यार बीरबल से हमेशा क्वेश्चन करता था हमारा राजा अकबर कहता था कि यार लाते कहाँ से हो तुम, ये लाते कहाँ से हो इतना दिमाग। तो एक बार राजा ने क्वेश्चन किया कि यार ये बताओ हमारे महल में कितने पक्षी हैं, हमारे महल में कितने पक्षी हैं बीरबल ने कहा 1 लाख करोड़ मान लो, ठीक है 1 लाख करोड़ पक्षी हैं। अब महाराज भी चिंतित, बोले यार तुम एग्जिट कैसे बता सकते हो, अगर इससे कम हुए फिर, अगर इससे कम हुए तो बोले वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे गए होंगे, और बोले ज्यादा हुए तो बोले इनके रिश्तेदार आए होंगे पक्षियों के। समझ रहे हो, देखो दोनों सिचुएशन में उसने बता दिया राजा को कि अगर कम हुए तो वो अपने रिश्तेदारों के घर गए होंगे, और अगर ज्यादा हुए तो उनके रिश्तेदार आए होंगे। अब ढूंढ दो, कम तो होंगे या ज्यादा भी होंगे। तो यार राजा हमेशा चिंतित रहता है, बीरबल करते कैसे हो बे, कहां से लाते हो इतना दिमाग, ठीक है। तो समझदारी इज द बुद्धिमानी इज द आउटकम ऑफ समझदारी।
समझदारी इज आउटकम ऑफ बुद्धिमानी, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से हैं। बुद्धिमान हो, समझदार बनो, क्योंकि जो व्यक्ति समझदार होता है ना वो हर जगह नेता नहीं बनता है। नेता बनने की जरूरत नहीं है, हर जगह जहाँ नेता बन जाते हैं वो कहीं नेता नहीं बनता है। वो सिचुएशन को समझता है, यहाँ मेरी जरूरत है या नहीं है बोलने की। अगर नहीं है तो जरूरत भी नहीं है मेरी, फिर क्यों बोलना फालतू में। और अगर जरूरत है और यहाँ पे आप चुप बैठे हो तो फिर गलत है, वहां समझदार व्यक्ति रुक नहीं सकता है। जहां जरूरत है वहां बोलो, और हमेशा दूसरों की बात सुनो पहले कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जब भी कोई होते हैं ना बच्चे होमवर्क करने वाले जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, टीचर ने क्वेश्चन पूछा हु इज अकबर एंड व्हेन ही वाज बोर्न। अब हु इज अकबर उसने इतना सुना, यही क्वेश्चन, और मैम आ गया। क्वेश्चन तो सुन ले भाई पूरा, होता है ना टीचर भी उसको डांट देती है कि क्वेश्चन तो सुन ले यार पहले पूरा, फिर आंसर बताइए। लेकिन उसको तो जल्दी है ना आंसर बताने की, क्योंकि वो बुद्धिमान है। वो एक तो थॉट्स भी है ना, थॉट्स है, कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो आधी गगरी है, गगरी क्या बोलते हैं उसको, घड़ा, वो छलक रही है। तो वही है, जिसके पास आधा ज्ञान होता है वो छलकाता है। तो हमेशा पूरा ज्ञान लो, समझदार बनो। और समझदार बनने के 2-3 तरीके हैं कि समझदार बनने कैसे। डीप थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डीप थिंकिंग करो तभी समझदार बनोगे। अपने मन में सोचो, मन में सोच लिए काम हो जाएगा भी, क्योंकि मन में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप थिंकिंग यार, कुछ लोगों ने ना इसको थोड़ा डिमोरलाइज कर दिया कि डीप थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए यार। अब डीप थिंकिंग ऐसी भी नहीं करनी चाहिए कि यार हम फेल हो गए हैं इस टेस्ट में, हमारा क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब, ये भी डीप थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए। डीप थिंकिंग करो, हमारे देश की जीडीपी क्यों गिर रही है, हमारा देश क्यों तरक्की कर रहा है और क्यों नहीं कर पा रहा है, दोनों को देखो, दोनों पहलू समझो। ठीक है, दोनों पहलू समझो। ये डीप थिंकिंग के इसमें नॉलेज मिलेगी, ये जरूरी भी है डीप थिंकिंग, ये वाली डीप थिंकिंग करो। अब आप करते कौन सी हो डीप थिंकिंग, यार वो मैडम ने हमका बोला का है, बोल ऐसे ऐसे काहे बोल दिया मैडम ने हमको, ये डीप थिंकिंग तो गलत है ना यार। बेसिकली समझदारी और बुद्धिमानी एक सिक्के के 2 पहलू टाइप हैं, यानी कि एक सिक्के पे दोनों हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो समझदारी और बुद्धिमानी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा कि डीप थिंकिंग करो। और सेकंड पॉइंट मैं बता देता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑलवेज अ गुड लिसनर। हमेशा एक अच्छे सुनने वाले व्यक्ति बनो जो सुनता हो, क्योंकि सुनने से होता है कि यार जब आप दूसरों की बातें सुनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है यार, और सुनो फिर उस पर प्रतिक्रिया दो। ठीक है, ऑलवेज अ गुड लिसनर। जब भी आप किसी चीज को सुनते हो देखते हो तो वो सुनो, हर जगह नेता मत बनो कि पहले ही बोलने लगे, नहीं, सुनो पहले पूरी बात सुनो, बात क्या हुई है। ठीक है, और डीप थिंकिंग और मेडिटेशन जरूर किया करो यार। मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि मेडिटेशन की बिना जब तक आप मन से बातें नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा। डीप मेडिटेशन करो, इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, ये सूत्र है जीवन का, समझ लो। मेडिटेशन आप कर लो, सूत्र है इस जीवन का सफल बनाने का, क्योंकि बिना मेडिटेशन के कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं, समझदार बन ही नहीं पाओगे आप। जब मेडिटेशन करते हो ना, सिर्फ 5 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर लो। 5 मिनट क्या, 3 मिनट, 3 या 2 मिनट आप कंट्रोल कर लो अपने आप को, बस बैठ जाओ एक जगह। 5 मिनट आपने कंट्रोल कर लिया, 15-20 मिनट कब निकल गए पता भी नहीं चलना आपने, कब निकल गए हमारे पता भी नहीं चलना आपने। ऐसा मजा होता है मेडिटेशन का। ठीक है, और हमें नेता बनने की बड़ी आदत पड़ गई है किसी टॉपिक पे, ये वो फला ढिमका, ये जेब बात वो बात मत करो, नहीं करनी चाहिए सारी बातें। पहले दोनों टॉपिक को सुनो, जैसे अभी हिजाब विवाद चला था, है ना, हिजाब विवाद चला था, या अभी श्रद्धा और उसका आफ्ताब का चल रहा है, तो पहले दोनों को समझो तो यार, वो मैटर क्या है। तुम तो सीधे बस कह रहे हो यार लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, हो भी सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हो भी सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं। पहले दोनों समझो तो उस पार्टी को, चलो इसको छोड़ो, हिजाब विवाद पे आओ, उसको तो समझो। जैसे मैं हिंदू हूं, अब मैं सीधा कह दूं कि क्यों होना ही नहीं चाहिए यार, आइडेंटिटी दिखाने जाते हो स्कूल, ज्ञान लेने जाते हो तो तमीज से रहो वहां पे, क्या हिजाब हिजाब पहनना, नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर मैं हिंदू हूं तो यार मैं ऐसा क्यों बोलूं, पहले मैं दोनों पक्षों को सुनूंगा। अगर आप जैसे जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो भी यही सोच लें कि उसने, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो पता क्या करता है, वो पहले निपक्ष होता है, वो किसी पक्ष की बातें नहीं सुनता है, वो दोनों पक्ष जब वो पढ़ता है ना दोनों को एक दूसरे से,
एक इसके पॉइंट पढ़ लिए, 2 उसके पॉइंट, जब उसको समराइज करता है तब वो समझता है कि मैं किसके साथ हूँ। क्योंकि जो इंडिया है ना वो कैसे बनाई गई, जो जज होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई अपराधी है, ठीक, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब हमारे इंडिया का जो सजा देने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, हमारे देश का क्या, सभी देशों का। जैसे एक आरोपी है, ठीक, आरोपी है, जैसे मान लो कि मैंने किसी अपने दोस्त से कह दिया कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, मैंने इसको थप्पड़ मारा। अब जब मैं जा रहा था रास्ते में, अब मैं वो शिकायत लेके कर गया। जैसे मैं गया उसके पास कोर्ट के पास मैं गया कि यार इसने मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। तो अब कोर्ट क्या करेगी, बोले अब जो दूसरा बंदा आएगा जिसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैंने उस पर आरोप लगाया, ना कि वो अपराधी अभी साबित हुआ है, आरोप लगाया, तो वो आरोपी उधर होगा। अब आरोपी, जब हमारे जो सुप्रीम लॉयर हैं, जज हैं, वो कैसे करता है कि जो जिसने आरोप लगाया है वो सिद्ध करे कि इसने मुझे मारा है, वो सिद्ध करे, ना कि जो जिसपे आरोप लगाया वो क्यों सिद्ध करे कि मैंने इसको नहीं मारा। अब वो तो कहेगा कि मैं घर पे सो रहा था जी, वो तो कहेगा मैं घर पे सो रहा था, जो आरोपी है, और मान लो वो सो भी रहा था। अब आप पे आरोप है, मुझ पे आरोप है, तो मैं कैसे सिद्ध करूं यार। जिसने लगाया वो सिद्ध करे, इसने लगाया ना, ये सिद्ध करे कि इसने कब मारा है, कैसे मारा है, क्यों मारा है। वो कुछ सिद्ध नहीं करेगा, वो आरोपी है क्योंकि उसने आप पे आरोप लगाया, ठीक है। पता नहीं कहाँ हम चले गए, लेकिन टॉपिक इस पे हम कभी बड़े अच्छे दिनों बाद बात करेंगे, कुछ दिनों बाद। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी। तो 3 पॉइंट्स मैंने बताए। फर्स्ट इज ऑलवेज अ गुड लिसनर, सेकंड इज डीप थिंकिंग, एंड थर्ड इज मेडिटेशन। समझदार बनना है, समझदार, बुद्धिमान तो बने ही गए, लेकिन समझदार भी बनो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।